Hello everyone, this is Sumi here. Welcome to our channel Sumi Commerce Classes. सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए गाइस, आज की जो हमारी वीडियो उसे स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो आपकी 12th की अकाउंटेंसी है उसका फर्स्ट चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं, उसकी फर्स्ट वीडियो है ये। तो इसमें क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले इसकी एक इंट्रोडक्शन, हैव अ लुक ऑन दिस। हमारी लाइफ की बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो हम पैसा अर्न करने के लिए यानी कि मनी अर्न करने के लिए करते हैं, लेकिन उसमें से भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमेशा पैसा कमाने के लिए नहीं होती, जिनका सोशल मोटिव भी होता है। तो वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाया जाता है जिनका मेन मोटिव सोशल जो है यानी कि समाज सेवा करना होते हैं। धार्मिक जो पर्पस होता है यानी कि रिलीजियस पर्पस के लिए भी वो स्थापित की जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, लाभ न कमाने वाली संस्थाएं। तो वो ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनकी स्थापना लाभ कमाने के लिए नहीं बल्कि अपने सदस्यों और समाज की सेवा के लिए की जाती हैं। ऐसी संस्थाओं में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल हो गई, ठीक है, लाइब्रेरी हो गई, धार्मिक संस्थाएं होगी। अब जैसे क्लब हो गया जिनका मेन मोटिव सेवा ही करना होता है, जैसे क्लब खेल और मनोरंजन दोनों की सुविधा प्रदान करता है। इसी तरह से हॉस्पिटल चिकित्सा सुविधा प्रदान करता है। स्कूल कॉलेज जितनी भी शिक्षण संस्थाएं होती हैं ये मात्र की फीस लेकर यानी कि थोड़ी फीस लेकर हमें क्या प्रोवाइड करती हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं। हालांकि हम इसमें जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या हॉस्पिटल्स हैं उनको ये नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से जो है मतलब कि फ्री होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, ये हमसे कुछ चार्ज करती हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी जिसे हम कह सकते हैं जैसे कि ट्रस्ट हो गई यानी कि जिनका एनजीओज हो गई, जो एनजीओ होते हैं जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, समाज की सेवा करना होता है, तो वो इसमें इंक्लूड होते हैं। अब इन जो संस्थाएं होती हैं इनकी स्थापना का उद्देश्य तो हमें पता चल गया कि प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। हॉस्पिटल जो होता है वो चिकित्सा सुविधा प्रदान करता है। उसके बाद आता है कि इन संस्थाओं की फिर इनकम क्या कहाँ से होती है, क्योंकि प्रॉफिट तो अर्न करना इनका मेन मोटिव नहीं है, तो कहीं ना कहीं से इन संस्थाओं की जो इनकम है वो भी होगी। तो इन संस्थाओं की जो इनकम है, इनके सदस्यों जो इनकम का मुख्य साधन है वो इनके सदस्यों द्वारा दिया गया जो चंदा है, ठीक है, दान है, ग्रांट है, वो होता है। जैसे कि अब कोरोना रिलीफ फंड के लिए प्राइम मिनिस्टर कोरोना रिलीफ फंड जो है वो एक अकाउंट बनाया गया है जिसमें आप सभी लोग दान दे सकते हो, तो वो भी एक दान ही होता है, सब्सक्रिप्शन ही होता है, और वो जो पैसा है वो लोगों के काम आएगा। इससे जैसे बाढ़ आ जाती है उस टाइम पे जो रिलीफ फंड जो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो इनका मेन मोटिव क्या होता है कि लोगों की सेवा करना, ठीक है, जिस भी पर्पज़ के लिए वो इस्टेब्लिश की गई है। तो ये कुछ लाभ कमाने के लिए व्यापारिक क्रियाएं अगर चाहें तो वो भी कर सकती हैं। उसके बाद क्रियाएं जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारी दो तरह की होती हैं। एक वो जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है और दूसरी वो जिनका मेन मोटिव सोशल होता है यानी कि समाज सेवा, सामाजिक सेवा जिनका मतलब होता है अर्न करना। तो प्रॉफिट मोटिव के लिए जैसे जो हमारे बिजनेस होते हैं जितने भी, हम उसमें अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। ये इसका उद्देश्य नहीं है कि हम लोग जो ये संस्थाएं स्थापित करते हैं इनका मुख्य उद्देश्य जब लाभ कमाना नहीं है तो ये अपने अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करती। ऑब्वियसली ये भी अपने अकाउंट्स जो हैं वो प्रिपेयर करते हैं, जैसे उनमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई जाती है। वैसे ही इन संस्थाओं के द्वारा भी अपने खाते तैयार किए जाते हैं जिसमें ट्रायल बैलेंस, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और लास्ट में क्या बनाई जाती है, बैलेंस शीट। उसके बाद इनके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। अब मेन जो इनका ऑब्जेक्टिव होता है, मुख्य जो उद्देश्य, वो तो सेवा प्रदान करना होता है, लाभ कमाना नहीं होता। इसीलिए ये संस्थाएं जो हैं ये जानना चाहती हैं कि उनके करंट एक्सपेंसेस उनकी करंट इनकम की तुलना में कम है या फिर अधिक है। इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, इसलिए ये संस्थाएं व्यापारिक लाभ हानि खाता नहीं बनाती बल्कि आय एवं व्यय खाता बनाती हैं जो लाभ हानि खाते की तरह होता है। और लास्टली ये क्या बनाती हैं, बैलेंस शीट।
लाभ न कमाने के लिए जो संस्थाएं होती हैं, अब उसमें हम किसको इंक्लूड करते हैं, कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेस पे हम ये बोल सकते हैं कि ये संस्थाएं जो हैं इनका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो लाभ कमाना नहीं होता। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव इनका जो है प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बल्कि समाज सेवा करना होते हैं, जैसे खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, ये सारी की सारी सेवाएं होती हैं। ये चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में हो सकती है, ठीक है, या फिर सोसाइटी के रूप में एस्टैब्लिश हो सकती है, और इसमें अंशदान देने वालों को इसके क्या कहा जाता है, सदस्य। उसके बाद एक इसमें विशेषता इसकी आती है कि इसका पृथक अस्तित्व होता है। पृथक अस्तित्व का मतलब क्या होता है कि लाभ ने कमाने के लिए जो ये संस्थाएं स्टैब्लिश की जाती हैं, इनका अस्तित्व इनके सदस्यों के अस्तित्व से अलग होता है, यानी कि नए सदस्यों के आगमन या किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर या दिवालिया हो जाने पर इस पर संस्था के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो चलती रहती है। चलाता कौन है, जो इन संस्थाओं का जो प्रबंध है वो कार्यकारी समिति के द्वारा किया जाता है। उनमें से ही चुने हुए सदस्य, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो इन संस्थाओं का संचालन करते हैं। उसके बाद इनकी आय का जो मुख्य साधन होता है तो वो दान होता है, चंदा होता है, या सरकार जो इनको टाइम टू टाइम ग्रांट देती है। अब जो सरप्लस या फिर हमने डेफिसिट की इसमें बात की थी कि जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का तो मेन मोटिव जो लाभ कमाने के लिए जो संस्थाएं हैं उसमें तो जो मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना होता है, तो उसमें तो या तो प्रॉफिट होगा या फिर क्या होगा, लॉस। लेकिन इन संस्थाओं में ये जानना होता है कि हमारी करंट इनकम करंट एक्सपेंसेस से ज़्यादा है, नहीं है, सरप्लस है या डेफिसिट है, तो इसलिए आधिक्य को कैपिटल फंड में ऐड कर दिया जाता है, सदस्यों में नहीं बांटा जाता। उसके बाद मेन हमारा पॉइंट यहाँ पे अराइज होते हैं कि इन संस्थाओं में जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना और जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहला डिफरेंस तो लाभ का ही हो गया। उसके बाद जो लाभ न कमाने के लिए होती हैं, ये पूंजी खाता नहीं बनाती बल्कि कैपिटल फंड खाता रखती हैं, जिसमें आजीवन सदस्यता, फीस या वसीयतनामा, इन सभी को इसमें इंक्लूड किया जाता है। जबकि जो लाभ कमाने के लिए स्थापित की जाती हैं वो पूंजी खाता बनाती हैं। इसके वित्तीय विवरण जो होते हैं उसमें हम अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। जबकि लाभ न कमाने के लिए, जो लाभ कमाने के लिए होती है, उसमें हम मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और लास्ट में बैलेंस शीट। और लाभ न कमाने के लिए उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर के द्वारा जो परिणाम होता है या तो वो सरप्लस होता है या डेफिसिट होता है, और जबकि जिनका मुख्य उद्देश्य ही अगर प्रॉफिट अर्न करना है तो उसमें या तो नेट प्रॉफिट होगा या फिर नेट लॉस। उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो उसकी इंट्रोडक्शन थी कि कौन से संस्थाएं होती हैं, कहाँ से इनके लिए पैसा आता है। अब उसके बाद आता है कि ये अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कैसे करती हैं, अकाउंट्स कौन से ये प्रिपेयर करती हैं। तो ये 3 तरह के खाते बनाती हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी कि रिसिप्ट मतलब इसकी प्राप्तियां और पेमेंट का मतलब भुगतान। तो ये एक रियल अकाउंट होता है जिसे हम कह सकते हैं वास्तविक खाता। नाम से ही पता चलता है, तो वास्तविक खाते का जो रूल होता है वो ये होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसे डेबिट कर दो और जा रहा है बिजनेस से बाहर उसे क्या कर दिया जाता है, क्रेडिट। तो ये कैश जो होता है अकाउंट होता है उसका संक्षिप्त रूप होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसके डेबिट साइड में सारे की सारी जो हैं वो प्राप्तियां आएंगी और इसके क्रेडिट साइड में सारे के सारे क्या आएंगे, भुगतान। इस खाते का जो प्रयोग होता है वो क्लब है, समिति है, संघ है, उनके द्वारा किया जाता है कार्य संचालन के परिणामों को प्रस्तुत करने के लिए। ये कैश अथवा बैंक बैलेंस से स्टार्ट होता है। नकद का जो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो बैंक शेष का यदि डेबिट बैलेंस है तो इसके डेबिट में लिखा जाएगा, और यदि बैंक ओवरड्राफ्ट है तो उसे कहाँ लिखा जाता है, क्रेडिट में। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है जो आपको ध्यान रखनी है वो ये होती है कि इस अकाउंट में जो प्रिपेयर किया जाता है डेबिट साइड में अमाउंट कौन सी आएंगी, यानी कि जो मदें लिखी जाएंगी
समस्त नकद प्राप्तियां लिखी जाती हैं, चाहे वो कैपिटल नेचर की हो, रेवेन्यू की हो, चाहे करंट ईयर, प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर, यानी कि दोनों तरह की इसमें प्राप्तियां आती हैं, कैपिटल नेचर की भी और रेवेन्यू की भी। क्रेडिट साइड में भुगतान लिखे जाते हैं कैपिटल नेचर के भी और रेवेन्यू के भी, चाहे वो भुगतान चालू वर्ष के हो, पिछले या फिर आगामी वर्ष के हो। और इस खाते के अंत में क्रेडिट साइड में वर्ष का अंतिम यानी कि क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस जो है, यदि बैंक ओवरड्राफ्ट हो तो इसे डेबिट में लिखा जाता है। इसमें हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि नॉन कैश आइटम जैसे कि डेप्रिसिएशन है, अदत्त व्यय है या उपार्जित एवं अप्राप्त आय है, उसका इसमें कोई भी जो है वो लेखा नहीं किया जाता। तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। उसके बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक के अंदर डिफरेंस क्या होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जैसा कि बताया गया कि ये कैश बुक का बेस होता है, यानी कि रोकड़ बही का आधार होता है, और कैश बुक जो होता है वो नकद प्राप्ति, नकद भुगतानों के आधार पर बनाई जाती है। रिसिप्ट एंड पेमेंट में ये लेखांकन अवधि के अंत में बनाया जाता है, जो कि रोकड़ बही का सारांश है, जबकि ये जो रोकड़ बही होती है वो डेली बेसिस पे बनाई जाती है। रिसिप्ट एंड पेमेंट में हम डबल एंट्री सिस्टम जो है उसका पार्ट इसे नहीं मानते, इसे दोहरा लेखा प्रणाली का भाग नहीं माना जाता है, जबकि कैश बुक डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट होती है। इसके डेबिट क्रेडिट की बजाय हम रिसिप्ट और पेमेंट साइड लिखते हैं, जबकि कैश बुक में हम डेबिट और क्रेडिट लिखते हैं। ये लाभ नए कमाने वाली संस्थाओं के द्वारा बनाई जाती है, जो आपकी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, जबकि लाभ कमाने वाली संस्थाओं के द्वारा हमारा कौन सा बनाया जाता है, कैश बुक। तो ये तो था इन दोनों में डिफरेंस। सेकंड हमारा अकाउंट आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसका जो मतलब कि नेचर होता है वो नॉमिनल होता है। अब नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो इसमें डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यानी कि जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं या लॉसेस हैं उन सभी को डेबिट किया जाएगा, और जो हमारी इनकम और गेन्स हैं उन सभी को क्या किया जाएगा, क्रेडिट। इस खाते में कोई भी पूंजीगत मद नहीं लिखी जाती है। ये इन दोनों अकाउंट्स में सबसे बड़ा डिफरेंस है। याद रखना है जो आप सभी लोगों को कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ऑल रिसिप्ट और पेमेंट आती है, चाहे वो कैपिटल नेचर की हो या फिर वो रेवेन्यू की हो, बट डोंट फॉरगेट कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कोई पूंजीगत मद नहीं लिखी जाती, केवल आयगत मदें लिखी जाती हैं, जैसे कि फर्नीचर के विक्रय से प्राप्ति, ये रेवेन्यू नेचर की होती है, इसलिए इसको इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा जाता है। कैश के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस में नहीं लिखे जाते। वो सारे के सारे एडजस्टमेंट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय किए जाते हैं, आय एवं व्यय खाता बनाते समय भी किए जाएंगे, जैसे कि डेप्रिसिएशन के लिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए या प्रीपेड एक्सपेंसेस पूर्वदत्त व्यय के लिए। इसमें केवल चालू अवधि के आय व्यय लिखे जाते हैं। इस खाते का जो अंतिम शेष होता है आधिक्य या फिर कमी को प्रकट करता है। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इन दोनों अकाउंट्स में क्या डिफरेंस है, तो प्राप्ति और भुगतान खाता रोकड़ बही का सारांश है, जबकि आय एवं व्यय खाता लाभ हानि खाते की तरह होते हैं। इसमें डेबिट साइड में मतलब कि डेबिट क्रेडिट नहीं होते, लेकिन फिर भी हम याद रखने के लिए प्राप्ति और भुगतान डेबिट क्रेडिट में लिखते हैं, जबकि इसमें डेबिट में व्यय होते हैं और क्रेडिट में आय। इसका नेचर क्या होता है, रियल होता है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर कैसा होता है, नॉमिनल। इसमें पूंजीगत एवं आयगत दोनों प्रकार की मदें लिखी जाती हैं, जबकि आय व्यय खाता जो होता है इसमें केवल आयगत जो प्राप्ति आयगत भुगतानों को लिखा जाता है। इसमें हम करंट ईयर, प्रीवियस ईयर या फिर नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड सभी आइटम्स को लिखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, जबकि इसमें केवल हम चालू वर्ष से संबंधित आय और व्यय की जो मदें होती हैं उसको लिखते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में समायोजन नहीं किए जाते क्योंकि कैश बेसिस पर बनाया जाता है, जबकि जो एडजस्टमेंट होती हैं वो किस में की जाती हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो ये इन दोनों अकाउंट्स के अंदर डिफरेंस है। उसके बाद लास्ट में आप सभी लोगों को पता है जैसे कि जो जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है वो संस्थाएं अपने खाते बनाने के बाद लास्ट में बैलेंस शीट बनाती हैं। तो यहाँ पे भी बैलेंस शीट बनाई जाती है, उससे रिलेटेड जो है कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि उसमें भी होता है कि एसेट साइड लाइबिलिटी साइड होती हैं, तो इसमें भी एसेट और लाइबिलिटी होती है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको एसेट्स और लाइबिलिटी से रिलेटेड याद रखने हैं तो वो देख लीजिए।
बैलेंस शीट में केवल पूंजीगत मदें, संपत्तियां, दायित्व और पूंजी कोष लिखे जाते हैं। एसेट से संबंधित जो समायोजन है वो हमें कैसे करने हैं? पिछले वर्ष की बैलेंस शीट में लिखी हुई संपत्तियों की राशि को इस वर्ष क्रय की गई, विक्रय की गई संपत्तियों एवं ह्रास की राशि को समायोजित करना होता है। इसमें वर्ष की संपत्तियों में, यानी कि यदि इस वर्ष कोई नई एसेट हमने परचेज की है तो ये प्राप्ति एवं भुगतान खाते के क्रेडिट में दिखाई गई होगी। इसे पिछले वर्ष की संपत्तियों में जोड़कर चालू वर्ष की बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाना चाहिए। अगर कोई एसेट सेल की गई है तो प्राप्ति भुगतान खाते के डेबिट साइड में दिखानी चाहिए। जो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड आयोजन है, जो प्रोविजन है, वो संबंधित संपत्ति में से घटा देने चाहिए। तो ये तो कुछ एडजस्टमेंट की जाती है एसेट से रिलेटेड। उसी तरह से दायित्वों से संबंधित भी समायोजन होते हैं। पिछले वर्ष के स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में ऋण की राशि देखनी चाहिए, और यदि प्राप्ति भुगतान खाते से हमें ये पता चल जाता है कि ऋण का भुगतान हो चुका है या नहीं, तो ऋण की जो नेट अमाउंट है वो इसमें लिखनी चाहिए। यदि कोई नया ऋण है जो कि प्राप्ति भुगतान खाते के डेबिट में लिखा हो तो इसे भी दायित्व पक्ष में लिखना चाहिए। किसी विशेष उद्देश्य के लिए कोई पूंजीगत प्राप्ति हो, जैसे कि भवन के लिए, बिल्डिंग के लिए कोई डोनेशन हो, दान हो, तो इसे भी स्थिति विवरण में दायित्वों में लिखा जाना चाहिए। इसी तरह से अदत्त व्यय होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या फिर अनुपार्जित आय होती है, उसको दायित्व पक्ष में लिखना चाहिए। तो यहाँ पे एक जो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर है, जो आप लोगों को याद रखना है, वो ये होता है कि पिछले वर्ष के स्थिति विवरण में से संपत्तियों में से दायित्व घटाकर जो शेष बचता है उसे गैर लाभ कमाने वाली संस्थाओं की दिशा में क्या कहा जाता है? कैपिटल फंड। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक। अब आगे आने वाली वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर में इसी से सिंपल तरीके से हम सब्सक्रिप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक देखते रहिए सुमी कॉमर्स।